मूवी मैराथन चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी फिल्म के बारे में बताने जा रहे हैं जो होमर की महान रचनाओं पर आधारित है। होमर की रचनाओं के दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा इलियड है और दूसरा ओडिसी। यह फिल्म दूसरे हिस्से ओडिसी पर आधारित है, जिसमें दिखाया गया है कि ओडिसियस ने घर लौटने का सफर कैसे तय किया और उन्हें किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा। आज हम जिस फिल्म का रिव्यू करने जा रहे हैं उसका नाम है द रिटर्न 2024। तो चलिए शुरू करते हैं। एक लंबे सैन्य अभियान से लौटने पर राजा को पता चलता है कि उनकी पत्नी और बेटे को सिंहासन के कुछ ढीठ दावेदार परेशान कर रहे हैं। आराम करने के बाद वो उन बेशर्म लोगों से बेरहमी से बदला लेने की तैयारी करता है। फिल्म की कहानी इथाका द्वीप से शुरू होती है, जहां रानी पेनेलोप अपने पति ओडिसियस के काम के सिलसिले में गए सफर से लौटने का इंतजार कर रही हैं। 20 साल पहले राजा युद्ध लड़ने, ट्रॉय की घेराबंदी करने और ट्रोजन लोगों को परेशान करने के लिए समुद्र के रास्ते गए थे। 10 साल की घेराबंदी के बाद शहर तो जीत लिया गया, लेकिन उसके बाद भी 10 साल बीत चुके हैं और उनके पति अभी तक नहीं लौटे हैं। ओडिसियस के बेटे टेलीमैकस का पालन पोषण इसी द्वीप पर हुआ है। उसने कभी अपने पिता को नहीं देखा, क्योंकि उनके जन्म से पहले ही पिता ट्रॉय के युद्ध के लिए चले गए थे। इस बीच वहां के रईस लोगों को शक होने लगता है कि युद्ध से लौटते समय राजा की मौत हो गई होगी। इसलिए वे रानी को विधवा मानकर उनसे शादी करने और आधिकारिक तौर पर उनका रुतबा और दौलत हासिल करने की कोशिश करने लगते हैं। शादी के ये दावेदार राजा के महल और आसपास के इलाकों में डेरा जमाए हुए हैं और बहुत बदतमीजी से पेश आते हैं। कई सालों से वे महल का राशन खा रहे हैं और पेनेलोप पर पति चुनने का दबाव बना रहे हैं। साथ ही वे टेलीमैकस को, जो सिंहासन का एकमात्र जायज वारिस है, जान से मारने की खुली धमकी भी देते हैं। सिर्फ एंटिनोस, जो रानी का हाथ पाने के मुख्य दावेदारों में से एक है, का दबदबा ही इन मेहमानों को काबू में रखता है। राजकुमार खुद भी अपनी मां से कोई फैसला लेने को कहता है, लेकिन वो कहती है कि वो तभी शादी करेगी जब वो अपने ससुर ओडिसियस के पिता और टेलीमैकस के दादा लेर्टेस के लिए कफन बुनना पूरा कर लेगी। उसी शाम पेनेलोप चुपके से उस काम को लंबा खींचने के लिए दिन भर में बुने गए सारे काम को उधेड़ देती है। समुद्र की लहरें ओडिसियस को इथाका के किनारे पर पहुंचा देती हैं। राजा के पास न तो कपड़े का एक भी टुकड़ा है और न ही इस बात का कोई ठोस जवाब कि वो पिछले 10 सालों से कहां भटक रहा था। थके हारे उस आदमी को यूमेयस ढूंढता है, जो सुअर चराने वाला है और अपने अनुपस्थित राजा के प्रति वफादार रहता है। हालांकि यूमेयस उस बूढ़े आदमी में अपने मालिक को नहीं पहचान पाता और बस दया भाव से उस अजनबी की मदद करने के लिए उसे अपनी झोंपड़ी में ले जाता है। सुबह होने पर यूमेयस उस बूढ़े आदमी को बताता है कि द्वीप पर क्या हो रहा है। राजा के चले जाने से सत्ता का जो खालीपन पैदा हुआ है, उसे स्थानीय रईस भरने की कोशिश कर रहे हैं। रानी अपनी बची खुची ताकत से अपनी गरिमा और नैतिकता बनाए हुए है। राशन खत्म हो रहा है, हालात बहुत बुरे हैं। किसी को भी ओडिसियस की सुखद वापसी का यकीन नहीं है कि वो आएगा और सब कुछ ठीक कर देगा। अपमानित शासक खुद जब अकेला होता है तो अपनी मातृभूमि को चूमने के लिए जमीन पर झुक जाता है। शाम को ओडिसियस यूमेयस को बताता है कि वो ट्रोजन युद्ध का एक अनुभवी सैनिक है, लेकिन अपना नाम नहीं बताता। वो बताता है कि कैसे उन्होंने लकड़ी का एक घोड़ा बनाया और उसके अंदर योद्धाओं को छिपाया। जब ट्रोजन लोगों ने उस घोड़े को शहर की दीवारों के अंदर खींचा, ये सोचकर कि ये घेराबंदी करने वाली सेना की ओर से विदाई का तोहफा है, तो सैनिक लकड़ी के पेट से बाहर निकले और सो रहे रक्षकों का खूनी नरसंहार किया। इस तरह वे जीते। सुबह होते ही युवा राजकुमार अपने पिता की तलाश में मछली पकड़ने वाली नाव पर सवार हो जाता है। पेनेलोप को पता चलता है कि टेलीमैकस द्वीप से चुपचाप और बिना किसी सुराग के गायब हो गया है। एंटिनस रानी पर दबाव डालता है और उसे याद दिलाता है कि अब वो न केवल पति के बिना है, बल्कि बेटे के बिना भी है। पेनेलोप उससे लड़के को घर वापस लाने के लिए कहती है और साफ तौर पर इशारा करती है कि अगर वो सफल रहा तो वो उसे अपने पति के रूप में चुनेगी। सुअर चराने वाले ने अजनबी को रोकने की कोशिश की, ये कहते हुए कि दूसरे लोग बूढ़े भिखारी को एक अनचाहे प्रतिद्वंद्वी के रूप में देखेंगे और शायद उसे पीट भी देंगे, लेकिन वो अपनी बात पर अड़ा रहा। दिन के समय वे महल गए, जहां वे आर्गस से मिले, जो हाचिको जैसा ही एक शिकारी कुत्ता था और अपने मालिक ओडिसियस की वापसी का 20 साल से इंतजार कर रहा था। भिखारी के भेष में राजा उस वफादार कुत्ते के पास झुका। पालतू कुत्ते ने देखा कि उसका मालिक लौट आया है और फिर शांति से बुढ़ापे के कारण मर गया। यूमियस ने यह दृश्य देखा और उसे शक हो गया। फिर वो बूढ़े आदमी को घर के अंदर ले गया, जहां उसने उसे ट्रोजन युद्ध के एक अनुभवी भिखारी का पूरा रूप देने के लिए भीख का कटोरा दिया। ओडिसियस ने अपने ही घर में बिना बुलाए मेहमानों से खाने का एक टुकड़ा मांगा।
लेकिन बदतमीज मेहमानों ने उसका मजाक उड़ाया और उस पर खाना फेंक कर उसे भगा दिया। जब गार्ड से भिखारी को हटाने के लिए कहा गया तो किसी के मन में एक शानदार विचार आया। बूढ़े आदमी की एक विशाल गार्ड से लड़ाई करवाने के अलावा और कोई चारा नहीं था। ओडिसियस ने पहले उस ताकतवर गार्ड से मार खाई ताकि वो बहुत जल्दी अपनी बेहतरीन शारीरिक बनावट और युद्ध कौशल का खुलासा न करे। जमीन पर लेटे हुए उसने चालाकी से गार्ड का पैर पकड़ा और गार्ड गिर गया। सीढ़ी से गिरने के बाद वो बड़ा आदमी लुढ़क कर लाश जैसी हालत में पहुंच गया। हैरान रईसों ने उस बेचारे बूढ़े आदमी को वहीं रहने दिया। ओडिसियस सीढ़ियों पर बैठकर अपने विनाशकारी व्यवहार के बारे में सोचने लगा। शाम को जब शादी के इच्छुक लोग अपने अपने तंबूओं में चले गए तो वो हॉल में अकेला रह गया, जहां आग की टिमटिमाती रोशनी थी। उसी समय पेनेलोप कमरे में आई। ये जानकर कि घर में ट्रोजन युद्ध का एक अनुभवी सैनिक है, वो उससे अपने पति के बारे में पूछना चाहती थी। आग की टिमटिमाती रोशनी और इस बात ने कि महिला ने 20 साल से अपने पति को नहीं देखा था, उसे भिखारी के रूप में अपने पति को पहचानने से रोका। यह देखकर निराशा हुई कि उसने कुछ नया नहीं सीखा, रानी अपने कमरे में शादी का लबादा खोलने चली जाती है। जाते समय वो ओडिसियस की नर्स और बूढ़ी नौकरानी यूरिक्लिया को आखिरी मेहमान का ख्याल रखने का निर्देश देती है। यूरिक्लिया उस आदमी के पैर धोते समय उसके पैर पर एक खास निशान देखती है। उसके देख रेख में पले बड़े ओडिसियस के पैर पर भी ठीक वैसा ही निशान था। नर्स ही वो पहली और एकमात्र व्यक्ति है जो उस अजनबी को वापस लौटे राजा के रूप में पहचानती है। वो ये खुशी की खबर पेनेलोप को बताना चाहती है, लेकिन ओडिसियस उसे अपनी वापसी को गुप्त रखने का आदेश देता है। दिन के समय जब राजा भेष बदलकर तहखाने में अपने पिता की कब्र पर जाता है तो टेलीमैकस द्वीप पर लौट आता है। वो अपनी मां को बताता है कि इथाका के तट पर डाकू उसका इंतजार कर रहे थे और उसे मारना चाहते थे। जाहिर है कि यह किसी दावेदार के आदेश पर हो रहा था, लेकिन जब वे कहीं और उतरे तो सब ठीक हो गया। वो ये भी कहता है कि उसे अपने पिता के बारे में कुछ सुराग मिले हैं। किसी ने कहा कि मुख्य भूमि पर उनकी एक और पत्नी है जिसके साथ वे लंबे समय से खुशी खुशी रह रहे हैं। बेटा अपनी मां को सलाह देता है कि वो अपने पिता को भूल जाए और आगे बढ़े। बदले में वो उसे सलाह देती है कि जब तक दावेदार उसे मार न डालें तब तक वो यूमियस के साथ छिप कर रहे। एंटिनस के आने से उनकी बातचीत में रुकावट आती है। जब टेलीमैकस चला जाता है तो वो सीधे कहता है कि पेनेलोप को उसे चुन लेना चाहिए ताकि अलग थलग पड़े द्वीप पर पहले से ही अस्थिर राजनीतिक स्थिति और खराब ना हो। सुअर के बाड़े में यूमियस ओडिसियस को घर से बाहर आते देख ये मान लेता है कि उसने उसे राजा के रूप में पहचान लिया था। सुअर चराने वाला शासक को उनकी निष्क्रियता के लिए शर्मिंदा करता है और कहता है कि कुछ करने की जरूरत है, मातृभूमि खतरे में है। इसके बाद टेलीमैकस संभावित हत्यारों से छिपता हुआ दिखाई देता है। एंटिनस अन्य दावेदारों को उकसाता है कि वे जो काम शुरू किया था उसे पूरा करें। अपनी ताकत इकट्ठा करके वे द्वीप पर तबाही मचाते हैं, राजकुमार की नाव तोड़ देते हैं और नाव चलाने वाले मछुआरे को प्रताड़ित करके मार डालते हैं। फिर वे असली वारिस को खोजने और उससे छुटकारा पाने के लिए कुत्तों के जरिए द्वीप पर दहशत फैलाते। टेलीमैकस छत की मरम्मत में लगे एक बूढ़े व्यक्ति से ट्रोजन युद्ध के बारे में पूछता है। तभी दो दावेदार वहां आ जाते हैं। ओडिसियस सावधानी से अपने बेटे को छिपाने के लिए उसे बेहोश कर देता है और फिर लाठी लेकर मेहमानों से मिलने जाता है। उनके बीच गलतफहमी हो जाती है जो तुरंत खून खराबे में बदल जाती है। अनुभवी व्यक्ति अपने अनुभव का इस्तेमाल करके दो घमंडी युवकों को मार डालता है। जब टेलीमैकस उस बूढ़े आदमी से पूछता है कि वो कौन है तो वो डार्थ वेडर की तरह कहता है, मैं तुम्हारा पिता हूं। ये समझते हुए कि दूसरे दावेदार हत्या को लेकर हंगामा करेंगे, यूमेयस अपने असिस्टेंट को लाशें छिपाने का आदेश देता है और वो ओडिसियस के बेटे और राजकुमार के साथ द्वीप के अंदरूनी हिस्से में भाग जाता है। वे पहाड़ों में एक झरने के पास पहुंचते हैं जहां से नदी शुरू होती है और बहते पानी में शरीर की गंध धोने के लिए तैरकर दूसरी तरफ की चट्टानों तक जाते हैं। वहां वे चट्टानों पर और ऊपर चढ़ जाते हैं। शिकारी कुत्तों के साथ टेलीमैकस को ढूंढ रहा दावेदारों का एक समूह सुअर के बाड़े की तलाशी लेता है और इस दौरान असिस्टेंट को मार डालता है। शाम को घाटी में टेलीमैकस अपने पिता पर उन्हें और उनके घर को छोड़ने का आरोप लगाता है। किस्मत पर छोड़ दिया। जवाब में उसके पिता उसे याद दिलाते हैं कि उनकी गैर मौजूदगी में सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखना बेटे की जिम्मेदारी थी, जिसमें वो नाकाम रहा। एक दूसरे पर आरोप लगाने में लगे होने के कारण उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं होता कि एंटिनस ने पेनेलोपी की शादी के लबादे वाली चाल को समझ लिया है और उसे अल्टीमेटम दे दिया है। कल वो एक पति चुनेगी, चाहे वो चाहे या ना चाहे। सुबह पेनेलोपी की दासी टेलीमैकस के छिपने की डेलीगेशन पर पहुंचती है और उसे बताती है कि शाम को उसकी मां एक नया राजा चुनने के लिए दावेदारों को देखने का कार्यक्रम आयोजित कर रही है।
क्योंकि हॉल में जमीन पर एक कतार में 12 कुल्हाड़ियां गाड़ी गई थीं ताकि उनके छेदों से एक सीधा रास्ता बन सके, और ये महसूस करते हुए कि ओशंस 11 जैसी कोई चालाक योजना बनाने का समय नहीं है, वे लोग हालात के हिसाब से काम करने और अपने करिश्मे और सूझबूझ से सबका दिल जीतने का फैसला करते हैं। जब मेहमान घर में इकट्ठा होते हैं तो टेलीमैकस भी हिम्मत करके वहां लौट आता है। यहां तक कि सबसे खूंखार कुत्ते भी उसकी मां के सामने उसे मारने की हिम्मत नहीं करते। इसके बाद फटे पुराने कपड़ों में एक भिखारी आता है। वे उसे भगाना चाहते हैं, लेकिन राजकुमार घर के मालिक के तौर पर उसे रहने की जगह पर रहने देने का आदेश देता है। इसके बाद पेनेलोपी प्रतियोगिता की शर्तें बताती है। भावी पति को चुनने के लिए दावेदारों को एक मुश्किल काम करना था। उसके पति ओडिसियस का धनुष लेना, उसकी डोरी चढ़ाना और एक तीर को ठीक 12 कुल्हाड़ियों के छेदों के बीच से गुजारना। रानी बक्से से सामान निकालती है, जिसके बाद कार्यक्रम शुरू होता है। दावेदार एक एक करके धनुष की डोरी को धनुष के सिरे पर चढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन नतीजा ज़्यूस के ब्रह्मचर्य जैसा ही निकलता है, यानी कोई सफल नहीं होता। बिल्कुल नहीं। सभी शारीरिक रूप से मजबूत और ताकतवर लोगों के नाकाम होने के बाद एंटिनस ये काम अपने हाथ में लेता है, ये महसूस करते हुए कि धनुष पर डोरी चढ़ाना रानी के सोचे से कहीं ज्यादा मुश्किल है और उसके सफल होने की संभावना और भी कम है। वो दुल्हन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की घोषणा करता है। माना जाता है कि उसने शादी से फिर से बचने के लिए एक असंभव काम सोचा था। जब टेलीमैकस ये साबित करने के लिए धनुष पर डोरी चढ़ाने की कोशिश करना चाहता है कि यह काम किया जा सकता है, तो एंटिनस मना कर देता है और सुझाव देता है कि रानी वोटिंग के जरिए दूल्हा चुने। इसी समय ओडिसियस एक बूढ़े भिखारी का भेष बनाकर वहां की मालकिन से प्रतियोगिता में भाग लेने की अनुमति मांगता है। अपने पति को पहचानकर पेनेलोपी टेलीमैकस को आदेश देती है कि वो धनुष अपने पिता को दे दे। हथियार हाथ में लेते ही भिखारी अपने फटे पुराने कपड़े उतार देता है, जिससे वहां मौजूद लोगों के मन में एक सवाल उठता है, ये ताकतवर बूढ़ा आदमी कौन है? आग पर धनुष के सिरों को गर्म करके ओडिसियस बड़ी कुशलता से उसे मोड़ता है, फिर और अधिक मोड़ने के लिए उसे अपने पैर के नीचे रखता है और हैरान युवा दावेदारों की नजरों के सामने उसकी डोरी चढ़ा देता है। जैसे ही वो धनुष तैयार कर लेता है, दाई उसे तीरों का तरकश देती है। एक तीर निकालकर ओडिसियस बड़ी कुशलता से उसे 12 छेदों के आर पार चला देता है। फिर भी दावेदार उससे शांति से शादी की जगह छोड़ने के लिए कहते हैं। कोई आपसी सहमति ना बन पाने पर ओडिसियस तरकश पहनता है और वहां मौजूद लोगों को बताता है कि उसकी मौत की खबरें बढ़ा चढ़ाकर बताई गई थीं, जबकि उनकी अपनी मौत उनके सोचने से कहीं ज्यादा करीब थी। इथाका का लौटा हुआ राजा बिना किसी पछतावे के अपने धनुष से उन बदतमीज और ढीठ मेहमानों को मार डालता है जो उसकी पत्नी को पाने की कोशिश कर रहे थे। एंटिनस ये समझते हुए कि अंत निश्चित है, बड़ी शांति से इन घटनाओं को देखता है। जब तीर खत्म हो जाते हैं तो बचे हुए दावेदार हिम्मत जुटाकर आमने सामने की लड़ाई के लिए दौड़ पड़ते हैं, लेकिन यहाँ भी ओडिसियस अपना शाही अंदाज दिखाता है। वो हमलावरों के हथियार छीनकर उन्हीं के हथियारों से उन्हें मार डालता है। जब खून से सने ओडिसियस और टेलीमैकस का काम पूरा हो जाता है तो पेनेलोप हॉल में आती है। सभी दावेदारों में से केवल शांति से बैठा एंटिनस ही बचता है। के सामने विनम्रता से अपना सिर झुकाता है। हालांकि मां अपने बेटे से एंटिनस को बख्श देने के लिए कहती है, लेकिन वो उसे आखिरी चोट पहुंचाकर मार डालता है, जिससे वो निराश हो जाती है। इसके तुरंत बाद टेलीमैकस दुनिया देखने और खुद को खोजने के लिए अपना द्वीप छोड़ने का फैसला करता है और उसके लिए आंसू बहाता है। रानी अपने बेटे को यात्रा पर जाने देती है। हालांकि बाद में वो अपने लौटे हुए पति पर अपने बच्चे को दूर ले जाने का आरोप लगाती है। ओडिसियस मानता है कि उसने युद्ध में भयानक काम किए थे और शर्मिंदगी के कारण वापस नहीं लौटा था। पेनेलोप के कमरे में एक ही बिस्तर देखकर राजा उस करघे को पलट देता है, जिसके पीछे छिपकर वो लंबे समय से समय टाल रही थी। करघे के पीछे एक दरवाजा दिखता है जो उस बेडरूम की सीढ़ियों तक जाता है जहां बिस्तर रखा है। मालकिन ने अपने पति के युद्ध पर जाने वाले दिन ही इसे बंद करने का आदेश दिया था, ताकि वे अपना बिस्तर किसी और के साथ साझा ना करें। उनका इंतजार करते हुए वो वादा करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपने पति से पहले की तरह ही प्यार करती रहेगी। अंतहीन समुद्र के क्षितिज पर जहां सूरज डूब रहा है, एक अकेला पाल दिखाई देता है। ये टेलीमैकस है जो अपने साहसिक सफर पर निकला है। फिल्म यहीं खत्म होती है। ये चैनल फिल्म की कहानी बताने या समझाने को बढ़ावा नहीं देता है। हम आपको पूरी फिल्म देखने की सलाह देते हैं ताकि आपका मजा और उत्साह दुगना हो सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम इस चैनल पर ऐसी बेहतरीन फिल्में लाते रहेंगे जो शायद आपसे छूट गई हों और आपको वो जरूर पसंद आएंगी।